रात के लगभग 12 बजे थे और चित्राक्षी अचानक से खांसते हुए उठ बैठी। चित्राक्षी बुरी तरह से हाँफ रही थी। चित्राक्षी की माँ गायत्री ने उसका माथा छूकर देखा और पाया कि उसे तो तेज बुखार था। चित्राक्षी को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसे सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। गायत्री ने तुरंत उसे एक चादर में लपेटकर गोद में उठाया और बाहर सड़क पर जाकर किसी ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढने लगी। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी से मेरी बच्ची को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले चलो, गायत्री ने एक कोने में खड़े ऑटो वाले से विनती करते हुए कहा। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया। चित्राक्षी सिर्फ 11 साल की थी। दुर्भाग्य से 2 साल पहले ही उसने अपने पिताजी को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। चित्राक्षी के पिता के गुजरने के बाद गायत्री एक स्कूल में पढ़ाकर घर खर्च चलाती थी। घर में दोनों के अलावा कोई नहीं था। आगरा में मानसून का महीना था और पिछले 3-4 दिन से तेज़ बारिश हो रही थी। कल शाम को ट्यूशन से वापस आते में चित्राक्षी भीग गई थी और हल्के हल्के खांस रही थी। गायत्री ने समझा कि उसकी बच्ची को थोड़ी सी सर्दी लगी है और वह अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। लगभग हर साल ही ऐसा होता था, पर वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस बार बात इतनी ज़्यादा हाथ से निकल जाएगी। ऑटो वाले ने ब्रेक लगाए और गायत्री ने देखा कि हॉस्पिटल आ गया है। चित्राक्षी को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया गया। उसे तेज़ निमोनिया हुआ था। चित्राक्षी की हालत देखकर गायत्री की हिम्मत टूट रही थी। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, गायत्री ने सिसकते हुए पूछा। हिम्मत रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, डॉक्टर ईशान ने गायत्री को हिम्मत बंधाते हुए कहा। 1 हफ्ता आंखों ही आंखों में गुजर गया। गायत्री की रात से सुबह और सुबह से रात कब होती थी पता ही नहीं चलता था। चित्राक्षी के नन्हे शरीर ने न जाने कितनी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और नेबुलाइजर्स के डोज झेले। फिर एक दिन डॉक्टर ईशान ने गायत्री को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, चित्राक्षी की हालत अब पहले से बेहतर है, आप उसे घर तो ले जा सकती हैं। लेकिन ईशान बीच में ही चुप हो गए। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? गायत्री ने पूछा। लेकिन उसके फेफड़े अब पहले जितने मजबूत नहीं रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। मुझे डर है कि ज़रा सी भी लापरवाही भारी ना पड़ जाए। आपको उसका पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर ईशान ने अपनी बात पूरी करी। गायत्री डॉक्टर ईशान की हिदायतें ध्यान में रखकर चित्राक्षी को घर वापस ले आई। हॉस्पिटल से वापस आने की अगली सुबह चित्राक्षी घर की बालकनी में कुर्सी पर बैठी सड़क पर आने जाने वालों को देख रही थी। सड़क पर चहल पहल थी, लेकिन चित्राक्षी के मन में एक निराशाजनक सन्नाटा था। तभी कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे वहाँ से निकले। उनमें से एक चित्राक्षी की सहेली भी थी, जिसने हाथ हिला के चित्राक्षी का अभिवादन किया। चित्राक्षी ने भी जवाब में अपना हाथ हिलाया। तभी उसका ध्यान अपने हाथ की सफ़ेद पड़ चुकी खाल की तरफ गया और वह दुखी स्वर में अपनी माँ गायत्री से बोली, माँ, अब मैं पहले जैसी कभी नहीं हो पाऊंगी ना? किसने कहा तुमसे कि तुम पहले जैसी नहीं हो पाओगी? हैं? डॉक्टर्स को तो ऐसा नहीं लगता। तुम बहुत जल्दी पहले जैसी हो जाओगी मेरी बच्ची। और ऐसा कहकर गायत्री ने चित्राक्षी का माथा चूम लिया। गायत्री का अपनी बेटी को हिम्मत बनाना और घर के अंदर उम्मीद की लौ जगाए रखना अपनी जगह सही था, पर हकीकत उम्मीद का साथ हर बार कहाँ देती है। कुछ दिन बीते। एक शाम को चित्राक्षी साइकिल चलाने थोड़ा दूर निकल गई। चित्राक्षी को इस थोड़ा दूर निकलने की काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। घर वापस आते आते चित्राक्षी की सांस इतनी तेज़ फूलने लगी कि उसे हॉस्पिटल में रखकर ऑक्सीजन देनी पड़ी। ज़रा सा मौसम बदलता और चित्राक्षी को जुकाम हो जाता। धीरे धीरे चित्राक्षी ने अपनी हकीकत को अपनाकर ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। बेहतर होगा अब चित्राक्षी की पढ़ाई फिर से शुरू कराएं। उसका मन पढ़ाई में लगेगा तो वह अपनी तकलीफ़ के बारे में कम सोचेगी और खुश रहेगी। डॉक्टर ईशान ने गायत्री को सुझाव दिया। डॉक्टर ईशान और गायत्री चित्राक्षी की ज़िंदगी में कुछ सुधार लाने पर विचार कर रहे थे। स्कूल भेजना तो फिर से शुरू करा दूं डॉक्टर साहब, पर दिल घबराता है किसी अनहोनी का सोचकर, गायत्री ने डरते हुए जवाब दिया। आप चिंता मत करिए, बस चित्राक्षी को ज़्यादा तनाव वाला काम करने से मना करके रखिएगा। दवा चल ही रही है और फिर से उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बढ़ावा दीजिए, सब ठीक होगा, डॉक्टर ईशान बोले। गायत्री ने डॉक्टर ईशान की सलाह पर चित्राक्षी को अपने साथ स्कूल ले जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ईशान का सोचना बिल्कुल सही था। स्कूल जाने से चित्राक्षी के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसका मन पढ़ाई में अच्छी तरह लग गया था।
बस गेम्स पीरियड में बाकी सबकी तरह भाग दौड़ नहीं करती थी। वैसे तो स्कूल में ज़्यादातर बच्चों का व्यवहार चित्राक्षी के साथ मित्रतापूर्ण था, पर कुछ शरारती बच्चे उसे मिस खांसी जैसे शब्द कहकर चिढ़ाते थे। पर चित्राक्षी पर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता था। चित्राक्षी को फिर से स्कूल जाके उसकी खोई हुई जिंदगी जैसे वापस मिल गई थी। इस खुशी के सामने किसी की 4 कड़वी बातें उसे बिल्कुल ही महत्वहीन लगती थी। समय बीता और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए। चित्राक्षी पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने स्कूल आई और अपने रोल नंबर के हिसाब से क्लास में अपनी निर्धारित जगह पर जाकर बैठ गई। एग्ज़ाम शुरू हुआ। चित्राक्षी ने सबसे पहले सारे आसान सवाल सुलझाए और फिर मुश्किल सवालों के उत्तर सोचने लगी। तभी चित्राक्षी ने अपने आसपास देखा और पाया कि लगभग हर बच्चा जिन सवालों का उत्तर नहीं जानता था उसे अपने आगे या पीछे बैठे बच्चे से पूछने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में निधि मैडम ऐसी हरकत करने वाले बच्चों को डांट भी रही थीं। चित्राक्षी ने मन में कुछ सोचा और फिर अपना बचा हुआ पेपर सॉल्व करने में लग गई। 5 दिन तक बच्चों के एग्ज़ाम चले। हर रोज़ लगभग एक जैसा माहौल रहता। बच्चे मुश्किल सवालों के जवाब ना दे पाने पर अपने आसपास वालों से पूछने की कोशिश करते। निधि मैडम जैसे ही ऐसी कोई हरकत महसूस करती वैसे ही बच्चों को डांट लगाती, पर चित्राक्षी पूरी ईमानदारी से अपना पेपर सॉल्व करती रहती। एग्ज़ाम्स पूरे हुए और रिजल्ट बताने के लिए सभी बच्चों के माता पिता को बुलाया गया। निधि मैडम ने 1st, 2nd और 3rd रैंक लाने वाले बच्चों को प्राइजेस और बधाइयाँ दी। इसके बाद निधि मैडम बोली, इस साल मैं 1st 3 रैंक लाने वाले बच्चों के अलावा एक और बच्चे को प्राइज़ देने वाली हूँ और वह बच्ची चित्राक्षी है। चित्राक्षी टॉप 3 में अपनी जगह भले ना बना पाई हो, पर चित्राक्षी ने अपने एग्ज़ाम पूरी ईमानदारी से दिए हैं, इसलिए एक प्राइज़ की हकदार वह भी है। इतनी कम उम्र में अपने मन को इतना काबू में रखना आसान बात नहीं है। मुझे उम्मीद है बाकी बच्चे भी चित्राक्षी से सीख लेंगे और आगे से एग्ज़ाम्स में पूरी ईमानदारी बरतेंगे और ज़िंदगी में भी। निधि मैडम के घोषणा करते ही सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चित्राक्षी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई, जैसे कि वो कहना चाहती हो, चलिए मैम, कम से कम किसी ने तो माना कि मैं किसी चीज़ में मजबूत हूँ। कुछ दिन बीते और चित्राक्षी की मौसी अपने 8 साल के बेटे विहान के साथ कुछ दिन गुजारने गायत्री के पास चली आईं। विहान बच्चा था और बच्चे आमतौर पर शरारती होते हैं। विहान को बड़े लोगों के बाल खींचकर भाग जाने में बहुत मज़ा आता था। वह ये मजाक चित्राक्षी के साथ भी करता था। चित्राक्षी को विहान की इस हरकत पर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती, पर वह अपने आप को हर बार समझा लेती कि विहान अभी बच्चा है और बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं। एक दिन चित्राक्षी स्कूल से थककर वापस आई। चित्राक्षी का स्कूल से वापस आकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठना हुआ और तभी विहान ने पीछे से आकर उसकी चोटी खींच दी। चित्राक्षी संभल नहीं पाई और उसने गुस्से में विहान को एक थप्पड़ लगा दिया। हालांकि थप्पड़ इतना तेज़ नहीं था जितना तेज़ विहान रोने लगा था, पर विहान बच्चा था और बच्चे आमतौर पर शरारती होते हैं और ऐसे टाइम पर उनको पूरी अटेंशन चाहिए होती है। विहान की मम्मी उसे अपनी गोद में उठाकर चुप कराने अंदर कमरे में ले गई। उस दिन रात को खाने के बाद चित्राक्षी ने विहान को अपने कमरे में बुलाया और कहा, विहान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने गुस्से में आपके ऊपर हाथ उठाया। क्या मैं दोबारा ऐसा ना करने का वादा करूँ तो आप मुझे माफ़ करोगे? आज के बाद अगर मुझे किसी के बाल खींचने का मन किया तो मैं पहले अपने बाल खींचूंगा दीदी। ऐसा कहकर विहान वहाँ से भाग गया और चित्राक्षी हंसने लगी। विहान की मौसी बगल वाले कमरे से सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन वह गायत्री से बोली, मैं चित्राक्षी के मजबूत चरित्र को देखकर हैरान हूँ, वरना कौन सा बच्चा अपने से कुछ साल छोटे बच्चे की शरारत पर उसे हल्के से मारने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। 1 साल बीत गया। चित्राक्षी अब 12 साल की हो गई है। गर्मी का मौसम था। कार्तिक अंकल के फार्म हाउस पर आम पक गए थे। चित्राक्षी के क्लास के बच्चों का आज कार्तिक अंकल के फार्म हाउस के आम खाने का प्लान था। सबने मिलकर फैसला किया कि जब सब बच्चे दीवार फलांग कर फार्म हाउस के अंदर जाएंगे तब चित्राक्षी बाहर रहकर निगरानी रखेगी कि कार्तिक अंकल घर ना आ जाएं। चित्राक्षी के लिए आम बाकी बच्चे लेकर आएंगे। ये आम खाने के लिए मैं इतनी भी बेताब नहीं हूँ कि किसी के घर के बाहर होने पर उसके घर से आम चुरा कर खाऊं। चित्राक्षी ने निगरानी के लिए साफ मना करते हुए बोला, ठीक है मिस खांसी, तुम आम खरीद कर खाओ, हम तो आम फार्म हाउस से ही खाएंगे। हमें पता था कि दीवार फलांगना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुमसे बाहर निगरानी रखने को कहा था, पर तुम्हारे बस का वो भी नहीं है।
अंकुर चित्राक्षी को चिढ़ाते हुए बोला। चित्राक्षी को बुरा लगा, पर उसने अपने निर्णय पर अडिग रहने का फैसला किया। वह सबको वहीं छोड़कर घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह उसने देखा कि कार्तिक अंकल माँ से बात करने आए हैं। जब मैंने कल अपने पड़ोसी से पूरी कहानी सुनी तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि 12 साल की बच्ची अपने लिए गए निर्णय पर इतनी अडिग रही। बाकी शैतान तो अपने अपने आम तोड़ कर ले गए, लेकिन चित्राक्षी बेटी के लिए कुछ आम मैं लेकर आया हूँ। कार्तिक अंकल ने कुछ आम गायत्री की तरफ बढ़ाए और फिर वे वहाँ से चले गए। तुम इतनी मजबूत कैसे हो गई चित्राक्षी? मुझे तो कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। गायत्री ने मुस्कुराते हुए चित्राक्षी से पूछा, जो अभी अभी सोकर उठी थी और पर्दे के पीछे से छिपकर कार्तिक अंकल की बातें सुन रही थी। आपको याद है माँ, पिछले साल मैं बीमार होने के बाद जब हॉस्पिटल से घर आई थी और बालकनी में बैठी सड़क पर से आने जाने वाले बच्चों को देख रही थी, तभी मेरा ध्यान अपने कमज़ोर शरीर की तरफ गया और मुझे एक ख्याल आया। मैं अपने उम्र के बच्चों जितनी शारीरिक मजबूती तो नहीं ला सकती, पर मैं अपने मन और चरित्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बस उस दिन से मेरी सभी कोशिशें इसी दिशा में होती हैं। चित्राक्षी ने जवाब दिया और देखा कि गायत्री नम आंखों से हैरानी के साथ अपनी बेटी की तरफ देख रही है।